मीठी हिंदी नॉवेल एपिसोड 8। गुड मॉर्निंग। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हो आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, मीठी जो कि मेरा इस चैनल पे सेकंड नॉवेल है और अभी चल रहा है, इसका 7 एपिसोड अब तक रख चुकी हूँ। आज 8वें एपिसोड में तहे दिल से आप लोग का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आगे कहानी को बढ़ाती हूँ, देखिए कैसा लगता है। अब तक आप लोगों ने देखा, इसके पिछले वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि मीठी अपनी सास गीता देवी को लेकर अपने एक दोस्त के घर गेट टुगेदर पर जाती है। वहीं गीता देवी बेहोश हो जाती है। गीता देवी की मदद के लिए मीठी डॉक्टर समीर को फोन करती है। डॉक्टर समीर आते हैं तो डॉक्टर समीर भी बेहोश हो जाते हैं। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, सारी लड़कियां डर जाती है और फिर वो लोग फोन करते हैं और हॉस्पिटल में फोन करके एम्बुलेंस बुलाते हैं, बॉयज वगैरह आते हैं और फिर सबकी मदद से गीता देवी को और डॉक्टर समीर को एक ही हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड में एडमिट किया जाता है। 3 दिन के बाद दोनों की बेहोशी टूटती है। 3 दिन तक दोनों बेहोश रहते हैं, उसके बाद होश आता है। होश आने के बाद डॉक्टर दोनों को एग्जामिन करने लगते हैं और तरह तरह से क्वेश्चन करने लगते हैं। गीता देवी भी मीठी से बातचीत कर रही है। तो आगे मैं अब आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। गीता देवी बोल रही है मीठी से, क्या कहा डॉक्टर ने, क्या मैं घर जा सकती हूँ? मीठी बोल रही है कि नहीं माँ, अभी कुछ टेस्ट हुए हैं, उसका रिजल्ट आ जाए तब शायद कल मैं आपको घर ले जा पाऊंगी, शायद कल आप डिस्चार्ज हो जाए। जानती है मीठी, हाँ माँ, हम उसी घर में रहते थे जहाँ तू मुझे ले गई थी, अपने उस दोस्त के घर। अच्छा हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। उस दिन प्रभात जब गया तो मन काफी बेचैन बेचैन सा लगने लगा, पर मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला। शाम हो गई, फिर रात भी गिर गई, पर प्रभात की कोई खबर नहीं आई। मैंने काफी फोन किया हॉस्पिटल में और उसके 1-2 दोस्त को भी, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। प्रभात का भी फोन नहीं लग रहा था। ले दे के दुनिया में बस तुम दोनों ही तो मेरे थे। तुम्हें भी काफी ट्राई किया पर फोन नहीं लगा। 1 सप्ताह बीत गई। मैं भूखी प्यासी उसकी खोज करती रही पर कुछ भी पता नहीं चला। फिर एक दिन मैंने एक टीवी न्यूज में ये खबर देखी, इस दुर्घटना के बारे में हिंदी में बता रहे थे। मेरा दिमाग ही सुन्न हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। ना कोई जान पहचान, ना कोई अपना। इस प्रदेश में मैं बिल्कुल अकेली थी। फिर मुझे हिंदी के सिवा और कोई भाषा का ज्ञान भी नहीं था। मैं सिर्फ हिंदी ही समझती थी और बोलती थी। कोई भी मेरी मदद नहीं कर पा रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। मैं घर छोड़कर बाहर भटक रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पता नहीं कितने दिनों तक कुछ खाया पिया भी नहीं, भूखे प्यासे यूं ही भटकती रही और इस तरह से मेरी मानसिक स्थिति काफी बिगड़ गई थी। और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं रहा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है। मैं सब कुछ भूल चुकी थी। फिर एक दिन मैं रोड पर बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। वहाँ ओल्ड होम की कुछ लेडीज आई हुई थी, मुझसे तरह तरह के सवाल कर रही थी, पर मेरी सुध बुध खो चुकी थी, मेरी आदत जा चुकी थी। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है। अंत में हार फार कर उन्होंने मुझे अपने होम ले गए थे और जहाँ से कि तुम मुझे वापस लाई, अब तक मैं वहीं रह रही थी। मीठी चुपचाप माँ की बातें सुनती रही। तभी अंतरा आई, जिसके घर उस दिन मीठी गीता देवी को लेकर गई थी। अंतरा भी इंडियन थी, वो भी उसी कॉलेज में पढ़ाती थी और मीठी की अच्छी दोस्त बन गई थी। अंतरा ने कहा, ये डॉक्टर समीर का मोबाइल है जो उस दिन मेरे घर पर उनके बेहोश हो जाने के कारण गिर गया था। अब उन्हें होश आ गया है, इसलिए मैं उन्हें उनका मोबाइल देकर आती हूँ। वैसे मैंने उनके घर फोन करके उनके बारे में बता दिया है, वो लोग भी बस आते ही होंगे समीर के केबिन में। हाय, मैं अंतरा हूँ, ये आपका मोबाइल उस दिन मेरे घर पर गिर गया था। थैंक्स, मैंने आपके घर वालों को खबर कर दिया है। दरअसल मैं
2-3 दिन तो यहीं हॉस्पिटल के दौड़ धूप में ही रही। मेरी तो आज ही नज़र पड़ी इस पर, वरना मैं पहले ही आपके घर वालों को खबर कर देती। इट्स ओके, कोई बात नहीं, उन्हें खबर हो गई है, सभी आ ही रहे होंगे। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? जी ठीक हूँ। माँ कैसी है? माँ, मिठी की माँ? हाँ जी, वो ठीक है, उनकी याददाश्त वापस आ गई है, कल वो डिस्चार्ज हो जाएंगी। अब मैं चलती हूँ, ओके बाय बाय। समीर ने अभी तक अपना चेहरा आईना में नहीं देखा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी याददाश्त खत्म हो जाने से वो डॉक्टर समीर कैसे बन गया। कहीं हनी से उसकी रीमैरिज तो नहीं हुई है? उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। हनी अपने घर वालों को लेकर थोड़ी देर में ही पहुंच हनी अपने घर वालों को लेकर थोड़ी ही देर में पहुंच गई थी। आते ही हनी और उसके घर वालों ने सवालों की लड़ी लगा दी थी। ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, तुम वहां क्यों गए थे? तभी डॉक्टर्स ने आकर उन्हें रोका। अब आप लोग बस करें, अभी इतना टेंशन इनके लिए उपयुक्त नहीं है। इनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, सब नॉर्मल है। मैं डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाता हूँ, अब कल आकर के इन्हें डिस्चार्ज करा सकती हैं। जी। डॉक्टर समीर के पास थोड़ी देर सभी रुके, सभी परिवार वाले रुके। उसके बाद सिर्फ डॉक्टर हनी वहां रह गई और बाकी घर के सभी सदस्य घर चले गए थे। डॉक्टर हनी काफी देर तक डॉक्टरों से डिस्कशन करती रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, आखिर ऐसा हुआ क्यों। सभी डॉक्टर्स के केबिन में जमा थे और वहीं बातचीत चल रही थी। डॉक्टर हनी से सभी बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर हनी से वो लोग पूछ रहे थे कि आप ठीक ठाक याद करके बताइए कि क्या उनका कभी कोई एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर हनी बोल रही है कि हाँ, आज से 8 साल पहले उनका एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। उसमें उनके बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं थे। वो 6 महीने कोमा में रहे थे। उनकी याददाश्त भी सच पूछिए तो वापस नहीं आई थी, बल्कि उनके कोमा से बाहर आ जाने के बाद उन्हें हम सभी ने धीरे धीरे सब कुछ याद दिलाने की भरसक कोशिश की थी और भरसक कोशिश करते रहे थे। सच पूछिए तो उन्हें आज तक भी कुछ भी याद नहीं आया था, बल्कि हम लोगों के साथ वो घुल मिल गए थे और हम घर वालों के रंग ढंग में खुद को डाल लिया था। डॉक्टरी तो उनके नस नस में समाई थी। उसे अपनी पढ़ाई और अपनी तजुर्बा सब कुछ याद था, बस भूले थे तो सिर्फ हम सबों को। पर साल भर में ही वो हम सबों के साथ इस तरह से घुल मिल गए थे कि मानो जैसे कभी कुछ वो भूले ही नहीं हो और कभी कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं हो, और वो काम को भी बिल्कुल संभाल लिया था। हम तो उस भयंकर एक्सीडेंट के बारे में बिल्कुल भूल ही गए थे। सभी डॉक्टर्स चुपचाप बहुत ही सावधानी से हनी की बातों को सुन रहे थे। लगता है अब उन्हें सब कुछ याद आ गया है और वो होश में आने के बाद और आप लोगों से मिलने के बाद जब अच्छी तरह से पेश आए तो इससे यही साबित होता है कि अब उन्हें सब कुछ याद आ गया होगा। मैं भी शायद ऐसा ही हुआ हो। सभी डॉक्टर्स आपस में सलाह मशवरा करने लगते हैं। आपस में डिस्कशन चल रहा है। तभी सभी बोल रहे हैं कि डॉक्टर समीर काफी शांत है। इससे यही पता चलता है कि अब वो सामान्य है, बिल्कुल साफ और निश्चल, मानो एक लंबी रात की नींद के बाद आज उनका मस्तिष्क जागा हो। ठीक है, हनी बोल रही है कि आप लोगों को इस बारे में अगर और भी कुछ डिस्कशन आपस में करना है तो कर लीजिए, मैं चलूंगी क्योंकि मेरा एक मीटिंग है। मैं कल आकर के समीर को डिस्चार्ज करा के ले जाऊंगी। ठीक है। डॉक्टर हनी डॉक्टर समीर के पास आती है और बोलती है कि मैं चलती हूँ, मेरी एक बहुत ही मीटिंग है और कल मैं आके तुम्हें डिस्चार्ज करा के ले जाऊंगी। ठीक है, बाय बाय। डॉक्टर हनी की समीर से मिल करके अपने हॉस्पिटल वापस आ गई थी और फिर से काम में व्यस्त हो गई थी। मीठी ने 2-3 बार डॉक्टर समीर से मिलने का कोशिश किया था और डॉक्टर समीर से मिलने भी गई थी, पर काफ़ी भीड़ होने के कारण वो उससे नहीं मिल पाई थी। कभी घर वालों की भीड़ तो कभी डॉक्टरों की भीड़, जिसकी वजह से मीठी की मुलाकात समीर से नहीं हो पाई थी। दूसरे दिन डॉक्टर समीर और गीता देवी दोनों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए थे और दोनों अपने अपने घर वापस चले गए थे। डॉक्टर समीर अपने घर और डॉक्टर गीता देवी मीठी के साथ उसके फ्लैट पे वापस आ गई थी। डॉक्टर समीर अपने चेहरे को ऐनक में बड़े गौर से निहार रहे थे। ये चेहरा तो मेरा नहीं है, ये चेहरा डॉक्टर समीर का है। पर कौन डॉक्टर समीर? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस चेहरे को देखा है, पर कहाँ? ये चेहरा डॉक्टर समीर का है, डॉक्टर हनी का हस्बैंड और एसपी कपूर का जमाई, पर मैंने इन्हें कहाँ देखा था, वो भी एक्सीडेंट के पहले। मैं तो प्रभात हूँ, डॉक्टर प्रभात, अपनी माँ गीता देवी का बेटा। माँ मेरे साथ
हुए एक्सीडेंट के बाद सब कुछ भूल गई थी। वो ओल्ड होम में इतने बरस रही। ये तो ईश्वर की महिमा है कि मीठी को यहाँ नौकरी मिल गई और उसने यहाँ नौकरी कर ली और उसने माँ को खोज निकाला। थैंक्स गॉड, दोनों एक साथ हैं, एक दूसरे के पास हैं, एक दूसरे का सुख दुख संग संग बांट लेंगे। मेरे लिए यही बहुत है। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे मीठी जैसी पत्नी मिली। अभी भी सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचती है। दूसरी शादी भी नहीं की। मुझे ढूंढने की कितनी कोशिश की, यहाँ लंदन तक आ गई नौकरी करने। मुझे नाज है अपनी मीठी पर। मन तो हो रहा है कि उड़कर उन दोनों के पास चला जाऊं, आंसू पोंछ कर बताऊं कि मैं जिंदा हूँ, सही सलामत हूँ। पर यह चेहरा और मेरा ये वर्तमान मुझे इस बात के लिए रोक रहा है। आखिर मुझे इस बात की तह तक जाना ही होगा कि मेरे साथ हुआ क्या था। मुझे खुद हर बात की जानकारी प्राप्त करनी होगी। मेरे पास जब तक कोई ठोस सबूत नहीं होगा तो मैं खुद को डॉक्टर प्रभात साबित नहीं कर सकता। फिर मैंने तो हनी को तन मन धन से अपना भी लिया है। हमारे 2 बच्चे भी हैं। अब वापस हनी को तलाक देना, फिर मीठी को अपनाना, ये भला कैसे संभव है। मैं तो सब कुछ भूल चुका था। मुझे क्या पता था कि मैं डॉक्टर समीर हूँ ही नहीं। मुझे क्या पता था कि मैं डॉक्टर प्रभात हूँ, एक माँ का बेटा और एक शादीशुदा मर्द। कुछ दिन तो मैं उधड़ेबुन में रहा था। मुझे आज भी याद है, डॉक्टर हनी से भी बहुत दिनों तक दूर दूर रहा था। पर शायद फिर या तो मैंने हालात से समझौता कर लिया था या अपने हंसमुख और ज़्यादा बोलने की वाले स्वभाव के कारण सबका दिल जीत लिया था और सबको अपना लिया था। और आज तो मैं हनी से प्यार भी करता हूँ। वो मेरे बच्चों की माँ भी है। मैं इससे मुकर नहीं सकता। पर मीठी का क्या होगा। आज तक तो ठीक था, मुझे कुछ याद नहीं था। पर अब सब कुछ जान करके भी अनजान कैसे बना रहूं। कैसे मैं उन दोनों से दूर रहूं। ये उन दोनों के साथ नाइंसाफी नहीं तो और क्या होगी। उस माँ के दिल का क्या जो टूट टूट कर बिखर चुका है। मैं जिंदा हूँ और वो मेरे लिए तड़प रही है। क्या ये न्याय संगत है? क्या ये पाप नहीं है एक बेटा के लिए? ये ठीक नहीं है। मैं क्या करूँ क्या ना करूं। क्या उन दोनों को सब कुछ सच सच बता दूं या जब तक अपने बारे में सब कुछ पता ना कर लूं चुप रहूं। क्या करूं क्या ना करूं, बस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर समीर 2-4 दिन तक काफ़ी परेशान रहा। फिर सब कुछ भगवान के हवाले कर खुद को फिर से अपनी पुरानी जिंदगी के हवाले कर दिया था। डॉक्टर समीर अब समझ गया था कि वो प्रभात है। शायद इसलिए उस दिन मीठी ने उसे प्रभात समझकर बर्फ के गोले दे मारे थे। वो खुद भी तो मीठी के लिए अपने दिल में एक खिंचाव सा महसूस करता था और जब से माँ को देखा था, उससे मिला था तो उसकी स्थिति सामान्य नहीं रह रही थी। इसका मतलब माँ को देखने के बाद और माँ से मिलने के बाद ही शायद उसके सोए हुए मस्तिष्क पर जोर पड़ा था और धीरे धीरे वो दिन भी आ गया था जब वो उस घर में वापस गया था जहाँ वो अपनी माँ के साथ इस परदेश में रह रहा था। फिर चमत्कार हो गया था। भले दोनों माँ बेटा बेहोश हो गए थे और बेहोशी 3 दिन के बाद टूटी थी, पर आज दोनों को ही अपना अतीत याद आ गया था। माँ को भी सब कुछ याद आ गया है और मुझे भी सब कुछ याद आ गया है। समीर बैठे बैठे सोच रहा है। तो दोस्तों, मीठी जो हिंदी नॉवेल है हमारी, उसका 8वां एपिसोड मैं अब यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगला एपिसोड लेकर के फिर मैं आप लोगों के समक्ष आऊँगी। शायद कुछ एपिसोड और बनेंगे क्योंकि नॉवेल है और नॉवेल तो एक लंबी कहानी होती है। तो चलिए, मुझे सपोर्ट कर दीजिए और देखिए कि कैसा लगता है ये हिंदी नॉवेल। दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। 500 वीडियो अब मेरे करीब करीब कंप्लीट होने वाले हैं। 4 साल मुझे हो जाएंगे जून जुलाई में यूट्यूब से जुड़े हुए, पर अभी तक मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। ये काफ़ी नाइंसाफ़ी है। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।
आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स करना चाहूँगी दोस्तों, अपने सपोर्ट के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और कमेंट्स करने के लिए, सब कुछ के लिए ढेर सारा थैंक्स।